नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल गैंगनेट भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम मुद्दा पर आज हम है बगरू और सांगनेर विधानसभा में। क्या राम की राजनीति चलेगी, जरासीम सत्ता की राजनीति चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी, महंगाई की राजनीति होगी या बेरोजगारी की राजनीति की? और अब की बार हो सकता है वो 400 पार भी जा सकती है उनकी सरकार की सीटें। इसकी आपको लग रहा है हवा चल रही? दूसरा, 10 सालों में 3 मुद्दों पर काम हुआ है। यदि युवा काम पे नहीं जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? राम मंदिर धारा 370 की विपक्ष कह रहा है, राम मंदिर पे सिर्फ राम मंदिर धारा 370 है, विकास के नाम पर ठंडन गोपाल। नहीं, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता कि सबके लिए एक ही धर्म होना चाहिए। अपन रोजगार के बारे में बात करते तो किस प्रकार का रोजगार चाहिए? एक आरोप लगाया जा रहा है कि जो ना ईडी भेज देते हैं घर पे और विपक्ष के नेताओं को डरा रहे हैं या गिरफ्तार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ईवीएम जो है ना सेटिंग कर रखी है, तो बटन दबाओ और जो ना दाव दबाओ। पॉइंट सही है कि विपक्ष के पास कोई दावेदार नहीं है जो मोदी के सामने खड़ा हो सके। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसमें मोदी जी का भी कंट्रोल नहीं है। मुद्दे की बात तो यही है, हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो मेरे जो 10 साल का जो समय वो स्टार्टर था और अब जो 5 साल का होगा वो थाली का होगा। समान नागरिकता कानून आएगा तो पक्ष में रहेंगे, बिल्कुल पक्ष में। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल गैंगनेट भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम मुद्दा पर आज हम है बगरू और सांगनेर विधानसभा में, जहां जनता से जानेंगे कि क्या है मुद्दे आगामी लोकसभा चुनाव के। पिछले 10 सालों पे किस मुद्दों पर काम हुआ और आने वाले 5 सालों में किन मुद्दों को लेकर जनता चाहती है कि काम हो। क्या राम की राजनीति चलेगी, जरासीम सत्ता की राजनीति चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी, महंगाई की राजनीति होगी या बेरोजगारी की राजनीति की? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। किसकी हवा चल रही है, किसको सांसद बनाना चाहती है जयपुर की जनता, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है जयपुर की जनता, ये जानने के आज यहाँ के लोग होते हैं। हाँ जी सरकार, किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो, सरकार तो पकड़ना हाथ में आराम से बोले। सरकार तो बनने के लिए हम जहाँ तक हम सोचते हैं कि जो राष्ट्र हित और देश हित के लिए जो सरकार काम कर रही है और सनातन धर्म के लिए भी जो प्रमोट कर रही है सरकार, वो उसकी तरफ ज्यादा रुख दिख रहा है मुझे लोगों के लिए। जहाँ तक भी है मेरा मानना है कि 10 लोग अगर खड़े करते हैं, हम उनसे चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं, तो उसमें से 90% लोग सनातन के पक्ष में है और सरकार के पक्ष में है। तो वो सरकार मुझे दिख रही है। एक तो हो सकता है वो कमल की सरकार दिख रही है मुझे, मोदी सरकार ही दिख रही है जो सनातन धर्म के लिए प्रमोट कर रही है, हमारे धर्म को प्रमोट कर रही है। धर्म तो कोई सा भी हो, बट जो ज्यादातर जो सनातन धर्म है, जो हमारा बहुत पुराना सनातन धर्म है, इसी से सब धर्म निकले हुए हैं सनातन धर्म से, तो उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करने के लिए बीजेपी सरकार है, वो भी मोदी सरकार है। और अब की बार हो सकता है वो 400 पार भी जा सकती है उनकी सरकार की सीटें। तो मुझे तो वही लग रहा है यहाँ पे सांगनेर में और बगरू विधानसभा में जयपुर शहर से जो कमल का फूल ज्यादातर खिलेगा वो है हमारे जो एमपी के सांसद है, उनको टिकट दिया गया है मंजू शर्मा, जो बहुत ही बेहतरीन भावुक एक महिला के रूप में है। और दूसरा ये है कि एक एज भी है और वो उनका पिताजी जो है भमन लाल शर्मा जी, मेरे को जितनी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भमन लाल शर्मा जी भी राष्ट्रीय गद्दावर नेता थे वाजपेयी के, तो उनकी बेटी है वो। और बहुत ही उन्होंने भाजपा को बढ़ाया था आगे, भमन लाल शर्मा जी ने, उनकी देन है। अटल बिहारी वाजपेयी की टाइम के थे वो, अभी पर 4-5 साल से उनकी तबीयत खराब थी तो गुजर गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई सनातन सरकार को ही ज्यादा प्रमोट हो रहा है। क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है? हवा अभी जो है, एक तो सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं उनकी ही सरकार आएगी। दूसरा, एक बेरोजगारी और जो इसका मुद्दा बना हुआ है, बिल्कुल राम राज्य वाली सरकार होनी चाहिए, लेकिन राम राज्य में बेरोजगारी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार है? बिल्कुल सर, भ्रष्टाचार है, लेकिन धीमे धीमे स्थिति साफ होनी चाहिए वो चीजें। जैसे सुधार है, पहले से काफी सुधार है, पहले से काफी सुधार है। पेपर लीक मामले हैं, दूसरे अदर चीज, आज हर किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, किसी आम आदमी का काम होते नहीं है, उन चीजों से रिलेटेड ये है सारे मुद्दे क्लियर होने चाहिए। जी लग रहा है। बता बात कर, किसकी सरकार, किसकी हवा चल रही है, किसकी हवा चल रही है? हवा तो अभी तो बीजेपी की चल रही है। किसकी आपको लग रहा है हवा चल रही है? दूसरा, 10 सालों में 3 मुद्दों पर काम हुआ है।
जितेंद्र जी, आपका जो ये मुद्दे पर मुद्दे वाला जो कार्यक्रम है, ये आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैंने आपके कई वीडियोस भी देखे हैं और आपकी टीम बहुत शानदार काम कर रही है और आपके जो क्वेश्चंस भी रहते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। निष्पक्ष रूप से आप पत्रकारिता कर रहे हो। हवा तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी की ही है, मोदी जी की हवा है, लेकिन बीजेपी की ना कहकर मैं मोदी जी की हवा कहूं तो बेहतर रहेगा। इसमें क्यों बेहतर रहेगा? क्योंकि आप देखो, मैंने कई बार होर्डिंग्स भी देखे हैं राजस्थान के अंदर कि प्रत्याशी अपना फोटो ना लगा के केवल मोदी जी के फोटो लगा के और खुद के नाम पर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब बीजेपी की हवा नहीं है, मोदी जी की हवा है। दूसरी बात, ठीक है, मोदी जी ने राम मंदिर का जो था वो अच्छा मुद्दा था, 90 से चल रहा था, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने। और एक मंदिर जो हमारे सनातन धर्म का जो रहता है, धार्मिक लोगों का रहता ही है, कोई से भी धर्म हो, आप मुसलमान हो, हिंदू हो, अपने धर्म के लिए तो प्रति हमेशा तत्पर रहता ही है। क्योंकि ये धर्म जो हमारा है, हमें शुरू से जब बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम इस धर्म के, हमको इस आस्था को साथ में रखना पड़ेगा। कई लोग न्यूट्रल भी होते हैं कि नहीं, मुझे धर्म से नहीं, मुझे मानवता से मतलब है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि जय श्री राम, जय श्री श्याम, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, जय श्री राम तो है ही हमारे, लेकिन साथ में जो हमारे जो मानवता है उसको भी हमको देखना पड़ता है। अब मानवता में क्या है? पहला, हर आदमी के पास हमारे फोटो लेंगे, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, हमको उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। मूलभूत आवश्यकताओं के अंदर सभी धर्मों के लोग आते हैं और वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो उस मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें नौकरी चाहिए, व्यवसाय चाहिए। तो लेकिन मोदी जी यहाँ पर ही एक फेलियर अवस्था में आ रहे हैं कि वो बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ रही है। जिस तरह से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है ना, उस हिसाब से यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। दूसरी चीज, रोजगार नहीं मिलने से ये एक हमारे लिए एक विडंबना होगी कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे देश में इस पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा युवा साथी रहते हैं। यदि युवा काम पे नहीं जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश को आगे बढ़ने के लिए ये नहीं होता कि हम किसी से कर्जा लेके, दूसरी कंट्री से कर्जा लेके और यहाँ पर एक रौनक जैसी दिखाई दे दे दुनिया को कि देखो सड़क बन गई, देखो ये बिल्डिंग बन गई, ये सारी चीजें हो गई। अरे ये तो हमने कर्जा लेके किया है, इस कर्जे को चुकाने वाला भी तो चाहिए। और वो चुकेगा कैसे? जब तक हर घर के अंदर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, तभी ये कर्जा चुकेगा और तभी ये देश आगे बढ़ेगा। बेरोजगारी पे तो मेरा है कि मोदी जी अभी पूरी तरह से उभर के नहीं आए। राम मंदिर धारा 370 की विपक्ष कह रहा है, राम मंदिर पे सिर्फ राम मंदिर धारा 370 है, विकास के नाम पर टंडन गोपाल है। नहीं, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता कि टंडन विकास के नाम पे किन विषयों में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश में जब कई नेता बाहर जाते थे तो अपने देश के लिए बुराई करते थे, फिर दूसरे के लिए बुराई करते थे। आज विदेशी जो नेता है वो हमारे मोदी जी से या हमारे जो भाजपा के नेता है मोदी जी, उनसे बोलते हैं कि हमारे देश में ये लड़ाई है, हमारे पास ये पड़ा। तो आज वो कहानी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने क्या नहीं किया। 370 धारा तो हटाई है, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही जरूरी थी हटाना ये। और हमारा एक देश है तो हम चाहते हैं कि एक ही देश रहे, एक ही कानून रहे देश के अंदर। एक देश एक कानून रहना चाहिए। और सबको है ना, जो सनातन धर्म है, हिंदू के लिए जो कानून लागू है वो भी अदर धर्म में लागू होना चाहिए वो कानून। चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सबके लिए एक ही धर्म होना चाहिए। अलग अलग धर्म से हम नहीं जी सकते। और अगर भाईचारा बनाना है तो एक धर्म से चलेंगे, एक ही कानून चलेंगे तो बहुत अच्छा भाईचारा बनेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारा मोदी जी का जो नाम हुआ है वो हमारे इंडिया में नहीं हुआ है, नाम हमारे पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है। इसका मतलब उनके ऊपर किसी न किसी शक्ति का एक आशीर्वाद बना हुआ है जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 नाम हो गया। कुछ तो किया हुआ ना उन्होंने। डिजिटलाइजेशन में नौकरियां भी पैदा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, नौकरियां काफी निकाल रहे हैं, रोजगार भी देख रहे हैं। अपन रोजगार के बारे में बात करते तो किस प्रकार का रोजगार चाहिए?
पढ़े लिखे का रोजगार भी चाहिए, अनपढ़ का भी रोजगार चाहिए, रोजगार सब किसी का चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो वो अपने, अब जैसे उनकी कई योजनाएं हैं गांव में, जो 2 कमरे बना के दिए उन्होंने आवास योजना में। तो आवास योजना में क्या कारीगरों को काम नहीं मिला, उनको मजदूरों को काम नहीं मिला, वो भी तो काम है, वो भी तो रोजगार है एक तरह से। अच्छा ठीक है, धर्म की बात करते हैं अपन। हमारे मंदिर बनाए, अभी राम मंदिर बनाया अयोध्या में, कई और भी मंदिर बनाए, महाकाल उज्जैन में सब बनाए। तो ये एक मंदिर बनाने से ये नहीं है रोजगार नहीं मिलेगा, आपको जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी सबको, बट ये है कि प्राइवेट भी स्तर सुधरेगा और बाहर से निवेश आएंगे, बाहर से रोजगार लगाएंगे लोग, बड़े बड़े उद्योगपति बाहर से आएंगे, मंदिरों पे होटल बन रहा है, 5 स्टार बन रहे, तो बाहर से लोग हमारे धर्म को देखने आएंगे। तो ये भी तो रोजगार है, और किसे रोजगार कहेंगे अपन? मैं तो नहीं मानता कि और कोई रोजगार है। मंदिरों पर दुकान खोलेंगे, होटल बनेंगे 5 स्टार 3 स्टार, विदेशों से प्लेन आएंगे, और सारे रोजगार ही है। और क्या है इसको रोजगार कहते हैं, प्राइवेट रोजगार। तो धर्म को जितना ज्यादा प्रमोट कर रहे हो तो रोजगार भी प्रमोट हो रहा है ऑटोमेटिक। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक आरोप लगाया जा रहा है कि जो ना ईडी भेज देते हैं घर पे और विपक्ष के नेताओं को डरा रहे हैं या गिरफ्तार कर रहे हैं, या तो बीजेपी में आ जाओ नहीं तो जेल जाओ। इस पर तो बहुत कॉमेडी टाइप की वीडियोस बनते आए हुए हैं, और ये पहली बार ही बनते हैं कि भाई एक वॉशिंग मशीन, भ्रष्टाचार की एक वॉशिंग मशीन है, वहां पर आओ, बीजेपी में आओ, और उसके बाद आप भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाओ। तो ये तो है ही है। जैसे अभी पेपर में कल या परसों की स्टडी में आया है कि बीजेपी के अंदर बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग भी हैं। तो 95% जो ईडी जो वर्क करते हैं ना, केवल विपक्ष के लोगों के साथ कर रही है। बाकी के जो 5% है ना, वो भी ऐसे लोग हैं कि हाँ, वो भी फ्री हो रहे, क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड देके फ्री हो गए काफी लोग। तो ये एक डाटा बहुत बड़ा जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड पर, इससे बहुत कुछ खुला है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे उसमें कई कंपनीज ऐसी थी, उस पर ईडी की वो ईडी का जो ऐसी चल रही थी सारी चीजें, लेकिन जैसे ही डोनेशन दिया तो उन्होंने विड्रॉल किया, कुछ चीजों को उनको अलग कर दिया कि हाँ नहीं, ये इसमें शामिल नहीं है, भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। तो देखो कहीं ना कहीं तो है, ऐसे तो है नहीं है कि जो बीजेपी के अंदर है तो सारे लोग बहुत सही है, नहीं है ऐसा कुछ। क्या लग रहा है इस बार, क्या 400 सीटें बीजेपी जीतेगी? नहीं, 400 सीटें, ये तो एक माहौल बनाया जा रहा है। 400 सीटें नहीं होंगी, क्योंकि जो साउथ इंडिया के अंदर है ना, तो बीजेपी बहुत कमजोर है और वहाँ पे भी काफी सीटें, ऐसी बात नहीं है। केवल ऐसे कुछ ऐसे 7-8 नॉर्थ इंडिया के स्टेट है कि हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लगभग 300 सवा 300 तक पहुंच सकती है। राजस्थान से 25 सीटें जाएंगी इस बार? नहीं, 20 के लगभग, 20 प्लस कह सकते हैं, लेकिन 25 सीट नहीं आएंगी। ये लोग कह रहे हैं भी कि ईवीएम जो है ना सेटिंग कर रखी इन्होंने, तो बटन दबाओ और जो है ना दाव दबाओ। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ कर रखा। मशीन तो मशीन ही होती है, उसमें क्या घोटाला थोड़ी होता है मशीन में। बटन दबाते तो ये थोड़ी है कि बटन दबाया 8 नंबर का 1 नंबर बैलेट पे चला गया, ऐसा नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। बट ये तो जब सामने वाले हार लेके बैठे हुए तो वो भी ईवीएम पे बोंडा फाड़ फोड़ रहे हैं, तो बंडा फोड़ रहे हैं ईवीएम पे। जनता के प्रति जाते नहीं है ये लोग, कुछ जनता का काम करते नहीं है ये लोग, तो ईवीएम पे क्यों बंडा फोड़ रहे हैं। एक ये भी आरोप लग रहा है कि विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का दावेदार ही नहीं है, यहाँ तो मोदी है, लेकिन मोदी के अलावा कौन? ये पॉइंट सही है कि विपक्ष के पास कोई दावेदार नहीं है जो मोदी के सामने खड़ा हो सके। हाँ, तो जैसे हम राहुल गांधी की बात करें कि पिछले 10 साल से पहले की बात करें तो वो इमेच्योर था बिल्कुल भी, लेकिन जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, शायद हम मान के चलते थोड़ी मैच्योरिटी अंदर आई। तो और नेक्स्ट 10 ईयर और यदि लोगों के पास जाएंगे राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल जी, बहुत है, ऐसे भी नहीं है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो अंदर कर दिया इन्होंने, अब वो अंदर तो इनकी पॉलिसी है कि करना है सबको अंदर, एक ही पार्टी के पीछे पड़े हुए सब लोग। हाँ, हमको ये लगता है कि यदि वो गलत है ना और कुछ सबूत उनके पास मिल गए हैं तो न्याय जो व्यवस्था है तो कोर्ट उनको आदेश देके कुछ ना कुछ करती। आज माने कि सत्येंद्र जैन जी 2-2 साल से पड़े हुए, लेकिन कोर्ट ने उनको सजा ही नहीं सुनाई। तो ऐसा थोड़ी ना कि पूछने के लिए हमको जेल में जाना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है भाई। वो सिटिंग सीएम है, सिटिंग मंत्री है, तो वो कहाँ जाएंगे? आप जेल से बाहर भी तो पूछ सकते हो। 10 साल में राहुल गांधी में मैच्योरिटी बढ़ी है, कह रहे हैं बढ़ी है। मैच्योरिटी तो बढ़ी है, थोड़ी बहुत बढ़ी है, पर ऐसा ज्यादा सुधार नहीं है राहुल गांधी में जो एक लड़ सके बीजेपी के सामने खड़े होकर। वो बीजेपी के सामने नहीं, मोदी के सामने, मोदी जी के सामने, बीजेपी नहीं, मोदी जी, सॉरी मोदी जी के सामने जो लड़ सके, उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं बन पाई। 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कम भी हो सकती है और हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। ये तो आप युवा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 10 साल की बात कर ली अपन ने, अगले 5 साल किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? आराम से अगले 5 साल जो मुद्दे हैं, मेन तो है बेरोजगारी,
बेरोजगारी के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी है, इन चीजों पे मेन फोकस है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसपे मोदी जी का भी कंट्रोल नहीं है। मुद्दे की बात तो यही है, हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो बेरोजगारी सबसे पहले कम होनी चाहिए। जी, बेरोजगारी पे काम होना चाहिए। अगले 5 साल में आपको कह रहे हैं वो ऐतिहासिक फैसले लूंगा, सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं ऐतिहासिक फैसले लूंगा अगले 5 साल, 400 पार ऐतिहासिक फैसले लूंगा। अभी तक मेरा ट्रेलर देखा है, फिल्म में रिलीज करूंगा। हाँ, क्या तो लग रहा है? ये तो मैं खुद ही कह सकता हूँ। क्या आपको फैसले लेंगे, क्या लग रहा है? फैसले में तो देखो, अब मैं क्या कह सकता हूँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कड़वे फैसले है। अच्छा। जनता के प्रति जो भी है, मतलब फैसले अच्छे है, ये वो लेंगे नहीं, 110% ले चुकेंगे। अच्छा, बिल्कुल लेंगे। हाँ। क्या लग रहा है अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम आपके हिसाब से होना चाहिए? देखो, अभी जैसे मोदी जी का भी कल अपने राजस्थान में भाषण हुआ था कि ये अभी मेरे जो 10 साल का जो समय वो स्टार्टर था, और अब जो 5 साल का होगा वो थाली का होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो 10 साल में आप नहीं कर पाए, रोजगार नहीं दे पाए, बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाए जनता के लिए, तो आप 5 साल में, तो मुझे लगता है कि आप एक हिंदुत्व का राष्ट्रवादी पे आ सकते हो। एक तो ये हो सकता है आपका एक देश एक कानून एक विधान की बात चल रही है, एक देश एक कानून पे मैं पूरी तरह से एक देश एक चुनाव पे सहमत। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस पे। इसी के लिए जो है अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया है कि इससे जो ना हिंदुस्तान की जनता की जो है नौकरियां छिन जाएगी। सहमत हो क्या? मैं सहमत हूँ इस पे। कैसे कैसे मैं इसलिए सहमत हूँ इसमें कि हमारे यहाँ पहले से ही बेरोजगारी है। हमारे पास इतने हिंदू लोग, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, सी में तो 2014 से पहले जो लोग आ चुके हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके लिए 2014 के बाद के लिए 2014 के बाद के लिए क्यों नहीं है? जब नहीं, आपने 2014 के बाद भी लोग बाग ले लिए, माना कि माइनॉरिटी वाले आ गए, तो अब वो कहाँ जाएंगे? ये तो आपने उन्हीं को दोनों को बढ़ा दिया, सबको बुला लिया कि आ जाओ, और 2014 से पहले वाले को हम नागरिकता देंगे, 2014 वालों को नहीं देंगे। तो ये तो आपस में लड़ा दिए आपने, हिंदुस्तान में बुला के बाहर के लोगों को, और दोनों हिंदुओं को लड़ा दिया कि मैं हिंदुस्तानी हो गया और तुम हिंदुस्तानी नहीं हुए। ये कैसी विडंबना? तो आप सबको दो ना। अब पहले हमारे जो हिंदू के लोग जो बेरोजगार है ना, आप उनको रोजगार दो। यदि आपको कमी पड़ती है, ये में तो हिंदुओं के लिए व्यवस्था है, हिंदू सिख है या फिर जो ना आपके और हम ये नहीं कह सकते, हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं। 3-4 कंट्रियों के जो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक को कोई भी हो सकता है, मुसलमान के अलावा, वो तो मुस्लिम कंट्रीज है। तो अदर जो होते हैं जैसे हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, जो ये हमारे लोग हैं, तो बुलाओ, मना नहीं है किसी चीज की, लेकिन आप एक तरफा मत रहो कि 2000 टाइम ड्यूरेशन नहीं, जो आएगा उसको हम नागरिकता देंगे। ये तो आप लड़ाई का जड़ है कि लड़ते रहो हिंदू आके, हम हिंदू की राजनीति करते रहेंगे और हिंदू ही लड़ते रहो। समान नागरिकता कानून आएगा तो पक्ष में रहेंगे? बिल्कुल पक्ष में, समान नागरिकता के पक्ष में, समान नागरिकता के पक्ष में रहेंगे। बिल्कुल जी। ये लोग आरोप लगाते हैं, बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुसलमानों के लिए तो कुछ करा ही नहीं बातें कर पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया उन्होंने? देश के लिए, जो देश में जितने भी मुसलमान हैं वो अपने देश के लिए, बट वो विपरीत, उनके कानून के विपरीत चलते हैं, तो वो हम सहन नहीं कर पाते। तो उसको देश के जो कानून है ना, उसको तो लागू करना पड़ेगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म को हो, देश के कानून को लागू रखना पड़ेगा उनको, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, उन कानून के हिसाब से। मैं विपक्ष के लिए कहना चाह रहा हूँ कि जो मोदी जी का टारगेट है ना विपक्ष को खत्म करने का, वो विपक्ष को, पार्टियों को खत्म करने का नहीं है, लोकतंत्र को खत्म करने का है। यदि उनके सामने कोई किसी भी, माने कि जो वर्तमान सरकार है किसी की भी हो, उसके सामने यदि विपक्ष नहीं होगा ना, तो एक तरह से ये है कि आपकी जो जनता की जो त्राहिमाम कर रही है, जनता की आवाज को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो ना जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, आप ये देखिए, कोई भी, चाहे बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी लीडर जो ना भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं जाता। ये जो ना अब जो ना कहीं ना कहीं एक हिंदू समाज का अवहेलना आया नहीं। भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ, जरूरी थोड़ी ना कि अयोध्या में जाके भगवान राम मिलेंगे, और मैं कह रहा हूँ मंदिर में जाके ही राम मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ राम, भगवान राम ने तो ये बोला है, मैं तो कण कण में हूँ। अयोध्या में जाने से गलत क्या था? भगवान राम ने तो बोला था, मेरे को तो मर्यादा पुरुषोत्तम बोला हुआ है। वहीं केजरीवाल जी जो गुजरात चुनाव होता है वहां पे कहते कि नहीं, सब कृष्ण भगवान की फोटो लगा दो, मंदिर पे गणेश जी की फोटो लगा दो, नोटों पे सब बात करते, सब तो वो कहीं ना कहीं धर्म की बात आ जाती है। और आज जब वो वहां पे, जब ये तो पक्का था ना कि आज लगभग 5000 साल से, 500 साल 700 साल से जो है ना हिंदू जो है वो लड़ाई कर रहा था राम मंदिर के लिए।
ठीक है ना। इन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा कि जो ना भगवान राम जो ना वो है, राम मंदिर नहीं बनना तो चाहिए। वो एक खुशी का पर्व किसी था। भी विपक्ष ने आप ये नहीं किसी की बोला कि शादी राम में जाएंगे, मंदिर नहीं बनना आप चाहिए। किसी की शादी में जाना पसंद करेंगे या उसके 2 साल बाद जो जाके बोलेंगे भाई शादी की शुभकामना देने जाएंगे? देखो, राम मंदिर, आप पहली बात मैं तकनीकी रूप से कह रहा हूँ, राजनीतिक रूप से आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी गलती थी कि अयोध्या मंदिर जब बन रहा था उस दौरान जो कार्यक्रम हुआ, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, उसमें जाना चाहिए था? एक बात बोलूं, बताइए। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी गए कि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा में? तो पार्टी से तो गए ना, कोई ना पार्टी कोई से क्या मतलब सरकार है? से तो गए ना। ऐसे तो लोग बात जनता गई, आम आदमी पार्टी, उनका आम आदमी प्रतिनिधि पार्टी को जाता। समर्थन देने उनका वाली, पार्टी- कांग्रेस को समर्थन देने वाले कितने लोग गए हुए? आप देखिए, उन्होंने मना करा, एडवाइजरी जारी करी, कोई मना नहीं किया। बिल्कुल एडवाइजरी जारी करी कांग्रेस ने। नहीं, कांग्रेस ने एडवाइजरी जारी करके मना किसी किया ने है। कोई मना नहीं किया है, लेकिन उनको ये बोला गया है कि आप राम मंदिर नहीं जाओगे तो आप सनातनी नहीं हो। अरे यार, ये किसने कह दिया? तुम कौन हो तो कहने वाले ऐसा कि राम मंदिर, राम आपको अयोध्या में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे? तो अयोध्या को ही पूरा ऐसा करो भाई, सनातनी राष्ट्र बना दो। धारा 370 का विरोध कर रहे हैं। धारा 370 का विरोध गलत नहीं कर, जब एक देश एक कानून होना चाहिए उसका विरोध किया जा रहा है। देखो, धारा 370 में भी कहीं ना कुछ ऐसी चीजें हैं कि वहां पर, हाँ, धारा 370 में भी ABC ऐसे क्लॉज होते हैं, उसमें भी पूरी तरह से सारे नहीं हटे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सारा हटा नहीं हटा, ये प्रयास तो हुआ। ये कहा जा रहा है धारा 370 हट जाएगी तो जो ना हिंदुस्तान में कोई भारत का निशान नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप सब कुछ बढ़िया, लोग कश्मीर जा रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं, अब तक कितने लोगों ने जमीन खरीद ली वहां पर? शुरुआत है, समय हुआ, धीरे करके पाँच साल जमीन हो गए। खरीदेंगे। शुरुआत है अभी। शुरुआत के 5 सालों कितने लोगों ने जमीन खरीदी? नहीं खरीदी। केवल एक अडानी और अंबानी ने खरीदी है बस। अडानी अंबानी ने कौन सी जमीन खरीद ली? कैसे नहीं खरीदी? वहां जाओ, जमीन नहीं खरीदी। अरे वहां पे जाओ, कितने मिनरल्स के वो पहाड़ी इलाकों में है, उन्होंने खरीदी है। उनको मिलने का काम मिला है। आप ये देखिए, वो जो चीज थी, जो वहाँ की जो नैसर्गिक चीज थी, वो मिलनी चाहिए थी। अपन अडानी अंबानी का काम लेते हैं। आप ये देख लीजिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, जब स्टेट में सरकार होती है काम के लिए तो अडानी अंबानी को बुलाते हैं। अडानी अंबानी के इसलिए तो प्राइवेटाइजेशन करे। आज का पेपर पढ़ा आपने न्यूज़पेपर? बताइए क्या? अडानी को जब से ये एयरपोर्ट वाली चीजें बेची है, प्राइवेटाइजेशन किया है, आज की तारीख में अडानी ने जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उन पे 1000 रुपए बढ़ाया उसने। कुछ चार्ज है, एक यूएफ चार्ज, 1000 चार्ज उसमें बढ़ाया डोमेस्टिक पर, और इंटरनेशनल पे 1250 रुपए बढ़ाया। फ्लाइट पे बढ़ाया ना तो पैसे वाला चला जाएगा। इसका मतलब आप खुद ही कह रहे हो, आप रेलवे का थोड़ी ना भाई, बढ़ाया। आप खुद ही कह रहे हो कि इसका मतलब पैसे वाले ही जाएंगे फ्लाइट से, तो बाकी के नॉर्मल आदमी तो पैसे जाएंगे भी ही नहीं नहीं। जाते। नॉर्मल आदमी तो बॉम्बे में काम करता ही नहीं है, वो तो अपने गांव में काम करता है। तो फ्लाइट जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? 3 दिन अपने ट्रेन से क्यों वेस्ट करेगा? वो जल्दी जाएगा, वहां कमाएगा। उसको भी तो सुविधा मिलनी चाहिए ना फ्लाइट की। तो फिर ऐसा कर दो, आइडेंटिफाई कर दो कि भैया ये टैक्स भरता है, माने कि जिसकी लकीर खींच दो एक, कि भाई जो 10 लाख रुपए से उसे ITR भरता है वही फ्लाइट में जा सकता है, बाकी का नहीं जा सकता। आप ये कर दो। फिर आप ये क्यों नहीं करते? फिर हम ट्रेन से जाया करेंगे। ट्रेन से भी जा रहे हैं लोग, प्लेन ट्रेन से इसलिए जा रहे हैं ना कि प्लेन की सुविधा कहाँ है तुम्हारे? देखो, इतने थोड़ी ना महंगा करा उन्होंने जो टैक्स महंगा करा है ना, तो इसका मतलब वो टैक्स कौन देगा? टैक्स सरकार। आदमी तो देख, टैक्स तो सरकार ने महंगा, अडानी अंबानी अडानी ने किया है ना, सरकार ने थोड़ी ना। सरकार तो उसमें कुछ करी नहीं। अब तो अडानी के पावर में प्राइवेटाइजेशन है। वो तो ये कह रहा है कि हमारे पास ये सुविधा देनी पड़ती है, हमको वो सुविधा देनी पड़ती है, हम लोग मैन पावर लगानी चाहिए। ऐसे सरकारी सिस्टमों पे प्राइवेट वाले टैक्स लगाएंगे और वो लूटेंगे तो क्या हुआ उसका? लगातार कांग्रेस और जो ना ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जबकि 3 तलाक का एक ऐसा मुद्दा था जो महिलाओं की, जो मुस्लिम महिलाएं थी, उनके लिए सीधा फायदेमंद सौदा था। मैं बिल्कुल एग्री हूँ। अच्छा, 3 तलाक का विरोध किया, संसद में विरोध किया और पार्टियों ने। देखो, वो राजनीतिक स्टाइल होती है, लेकिन आम जनता से आप पूछोगे, मुस्लिम महिलाओं से पूछोगे तो उनके लिए फायदे की चीज है। 3 तलाक जो हटाया है इन्होंने, बहुत अच्छा, मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। आपने और विकास के काम नहीं, सड़कों का इतना बड़ा जाल बिछाया हिंदुस्तान के अंदर। सब सड़कों का तो जाल बिछा दिया है उन्होंने। क्या सड़कों के जाल बिछाने से ही सब कुछ होगा? जब तक आप हर घर में रोजगार नहीं दोगे ना और उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सड़कें तो बहुत बनी है, कोई बस ही नहीं जा रही लोग, तो क्या करोगे? सभी जगह ट्रैफिक है, आपको किसी भी रोड पकड़ेगा, सब जगह ट्रैफिक है। क्या होगा फिर? ये ट्रैफिक है, आपके लोग नहीं जा रहे, लोग ट्रैफिक कहाँ है? खूब जा रहे हैं, खूब ट्रैफिक। हर रोड पे आपको वाहन आप मिलेंगे। दिल्ली मुंबई पे चले जाओ, कहाँ ट्रैफिक है? कहाँ ट्रैफिक है? प्लेन से जा रहे होंगे ना। तो प्लेन बड़े लोगों को कर लिया तो उसमें भी क्या टैक्स इसका मतलब आम जनता भी कहीं ना कहीं प्लेन से जा रही है। जनता प्लेन से। तो ये थे हमारे साथ में, हम लोग बात कर रहे थे, सभी का एक मत में ये कहना है कि
आने वाले टाइम पे महंगाई पर और बेरोजगारी पे काम करने की आवश्यकता है। विकास के मुद्दों पर काम होना चाहिए। राम मंदिर और धारा 370 सब फेवर में है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पर काम होना चाहिए। पर मुझे लग रहा है वोट तो सबको देना चाहिए। वोट करने पर तो एक अपन एक अपील करेंगे, 3 बार अपन लोग बोलेंगे, पहले मतदान फिर जलपान। ठीक है सर, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान।